कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय मौजूद है जिसके ऊपर देश की नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का दावा जो करती है अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसने मध्य प्रदेश में सत्ता में बने रहने का दायित्व इस शख्स के कंधे पर दिया है। नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की राजनीतिक यात्रा को छात्र जीवन से देखने के साक्षी यहां पर बहुत से लोग हैं। एक छात्र नेता से फिर पार्षद से फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के उनके तेवर, और फिर ग्वालियर क्षेत्र से विधायक, और एक लंबी श्रृंखला है। कोई पद ऐसा नहीं जिसे उन्होंने अपने कद से सुशोभित नहीं किया। अब एक पद के संदर्भ में लोग इंतजार करते रहते हैं। हमने प्रद्युम्न भाई से बात की थी, उन्होंने कोई हौसला हमारे अंदर जगाया नहीं, पर फिर भी हम बातचीत को विस्तार देने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार में मंत्री, मुरैना से सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से आप उनका अभिनंदन करें तो हम उनके साथ में चर्चा की शुरुआत करें। नरेंद्र सिंह जी, बातचीत तो इसी से करनी है। आप इतना केंद्र में सक्रिय रहते हैं, पर जब भी प्रदेश में चुनाव की बात आती है आपको बुला लिया जाता है। देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी नेता के मामले में इतनी असहाय क्यों हो जाती है कि उसे नरेंद्र सिंह के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। 2008, 2013, 2018, फिर 2023, क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना मेरे लिए गर्व की बात है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण ही आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो काम मेरे जिम्मे करती है, मेरी कोशिश रहती है कि शिद्दत के साथ मैं उसको पूरा कर सकूं और उसके लिए पूरा तो स्वाभाविक है जब भी चुनाव का मध्य गृह राज्य है, जब गृह राज्य में चुनाव तो नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी की चार पीढ़ी के साथ मैंने काम किया है, और चारों पीढ़ियों का स्नेह प्राप्त होना यह मेरे लिए अमूल्य पूंजी है। इसकी कोई तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो 4 पीढ़ियों का भरोसा आपको प्राप्त रहा नरेंद्र सिंह जी, पर हमने 2003 देखा, 2008 देखा, 2013 देखा, 2018 भी देखा, पर जैसी बेचैनी 2023 में आपकी पार्टी की दिखाई दे रही है, ऐसी पहले नहीं दिखी। क्यों राष्ट्रीय नेतृत्व इतना हलाकान और परेशान मध्य प्रदेश को लेकर है, जहां शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, माननीय हैं, अपनी रात खराब करके भोपाल में डेरा डालना पड़ रहा है। भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जैसों को लगाना पड़ रहा है। क्या हो गया मध्य प्रदेश में ऐसा जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को उस प्रदेश की चिंता करनी पड़ रही है जो प्रदेश पूरे देश की चिंता कर लिया करता था? वैसे तो मैं समझता हूं कि चुनाव कोई भी हो, उसको हर व्यक्ति ने गंभीरता से लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी भी उसे गंभीरता से लेती है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सोचना उचित नहीं होगा कि कोई भी केंद्रीय नेता बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। सामान्य तौर पर
आप पहले के चुनाव के साक्षी भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय पार्टी का आकार इतना बड़ा नहीं था, केंद्र में सरकार भी नहीं होती थी, तो कम लोग होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र में हमारी बहुमत की सरकार है। सरकार में 70 मंत्री काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो आपने इससे पहले भी देखे होंगे, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जिस चुनाव में सब लोग मिलकर काम नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जितना पार्टी आग्रह करती है, तो मैंने उनको कभी मना करते देखा नहीं। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, तो कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में उनकी भूमिका होती ही है। और रात भर का सवाल नहीं है, वो शाम को आएंगे तो रात तक रहेंगे ही। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते चुनाव की जिम्मेवारी हम सबकी है। और निश्चित रूप से अमित शाह जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनकी हर चुनाव के प्रति जो चिंता रहती है, वैसी चिंता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम प्रारंभ हो गया है और विधानसभा के सम्मेलन भी लगभग पूर्णता की ओर हैं। यात्राएं शुरू होने वाली हैं और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। नहीं, सवाल तो सफलता का बाद में है, पहले तो मेहनत को लेकर जो हड़बड़ाहट है उसको लेकर बात करेंगे। आपने कहा कि इसको बहुत गंभीरता से मत देखिए, पार्टी का विस्तार हो गया है, इतने मंत्री इतने नेता हैं, गंभीरता से लेना चाहिए। पर 4 दशक का आपका राजनीतिक जीवन हो गया नरेंद्र सिंह जी, कभी देखा नहीं कि चुनाव आचार संहिता लगने का अता पता नहीं और भाजपा के द्वारा 40-40 टिकट घोषित कर दिए जाए। बदला तो है, कुछ रोशनी दीजिए ना। किस रणनीति के तहत जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई उससे पहले देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, दोनों प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुछ तो रोशनी मिले नरेंद्र सिंह जी से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो समय परिवर्तन के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए और इसलिए नई परिस्थितियों में नए प्रयोग करने का हौसला भी किसी राजनीतिक दल में हो तो उस राजनीतिक दल की तारीफ होनी चाहिए। तो इस प्रयोग के पीछे आधार थोड़ा सा रोशनी तो मिले कि भाई जो ये प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, किस रणनीति के तहत पार्टी ने इन्हें इतने पहले से घोषित किया है और इन्हीं सीटों पर क्यों किया है? नहीं, पार्टी तो 230 पर ही विचार कर रही है और लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है। जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी होती जा रही है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 39 सीटें हैं, ये 39 सीटों पर जो प्रत्याशी चयन कल घोषित किया गया है, किस आधार पर घोषित किया गया? थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। बहुत मजबूत सीटें हैं इसलिए किया, बहुत कमजोर हैं इसलिए किया, प्रत्याशी कहीं भाग ना जाएं इसलिए किया, किस लिए किया? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आता है जी, तो निश्चित रूप से सीट के मामले में A, B, C सीट करने की कोशिश होती है जी। और ये वो सीटें हैं जिनको हम पिछले बार जीत नहीं पाए थे जी। तो जो सीटें हम जीत नहीं पाए उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है जी। जो सीटें हम कभी नहीं जीते उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है जी। जो सीटें बार बार जीतते रहे हारते रहे उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है और जो सीटें हम जीते हुए उनके बारे में अलग स्ट्रेटेजी है। तो स्वाभाविक रूप से ये सीटें वे हैं जिनको पिछले बार हम जीत नहीं सके थे, उन पर हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया और सोचा कि एक नया प्रयोग इस बार करना चाहिए। और आप सब इस बात को भली बात ही जानते हो जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार में कई प्रकार के नवाचार हुए जी। कौन सोचता था कि देश में 48 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुल जाएगा? कौन सोचता था
देश भर में 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन जाएंगे। कौन सोचता था 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन ये सोचा गया तो क्रियान्वयन भी हुआ और उसका लाभ मिला। इसी प्रकार से दल की भी जो गतिविधियां हैं उनमें भी अनेक प्रकार के नवाचार समय समय पर करते रहने की आवश्यकता है। ये प्रयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है प्रयोग सफल होगा। आपने नवाचार के संदर्भ में रोशनी दी, पर सारा नवाचार आपने नरेंद्र मोदी के हिस्से में दे दिया। थोड़ा कुछ नवाचार के संदर्भ में अपने मित्र शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में भी रोशनी दीजिए। आपके पुराने मित्र हैं, चुनाव सभा का है, नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे कितना बोझा डालेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हम सबके नेता हैं, देश के हमारे हैं, और वो देश के नेता तो है ही, वैश्विक नेता भी हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनको बॉस बोलता है और अमेरिका का राष्ट्रपति जब उनको बोलने के लिए आमंत्रित करता है तो बोलता है 1 वर्ल्ड 1 सन और 1 मोदी। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और भारत के पास इतना ताकतवर नेतृत्व है, इतना विजनरी नेतृत्व है। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे नेता है उनका यश तो होना ही है हर चीज में। लेकिन जहां तक आपने शिवराज सिंह जी की बात कही, तो शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में भी नवाचारों की कमी नहीं रही जी। आप साक्षी हो 2003 के बाद की परिस्थितियों के। मुझे ध्यान है जब हम लोग सरकार में आए उस समय देश में 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। गांव में तो बिजली का दर्शन नहीं था, शहर में भी बिजली का कठिनाई थी। लेकिन आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में है और आज मध्य प्रदेश बिजली की दृष्टि से सरप्लस स्टेट है। उस कालखंड में जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो 6,875,000 हेक्टेयर के आसपास मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता थी। आज 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और आने वाले कल में अगले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित करेगी। इसको हम लोग लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। जहां तक गरीब कल्याण और जन कल्याण की बात है तो मैं आपको 2 चीजों का ही जिक्र करना चाहता हूं। आमतौर पर हम सब देखते हैं कि कभी किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो पॉलिटिकल लोग उस गांव में उनके यहाँ बैठने जाते ही हैं, घर में बैठने जाते हैं, जो जिसके संपर्क में होता है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब जाता है तो निश्चित रूप से लोगों की एक ही मांग होती है कि भाई बहुत गरीब परिवार है और जो कमाने वाला था वो चला गया, तो तात्कालिक रूप से कुछ मदद मिलना चाहिए। राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा कोई दूसरा मद होता नहीं जो इस प्रकार की सहायता कर पाए। तो हर व्यक्ति की पहुंच मुख्यमंत्री तक होती नहीं है। तो सामान्य तौर पर लोग दरखास्त लेके हाँ देखते हैं, ऐसा ही होता था। लेकिन शिवराज सिंह जी ने नवाचार किया और संभल योजना बनाई। उस संभल योजना में अगर एक्सीडेंट में किसी गरीब की मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत नहीं है, दरखास्त की जरूरत नहीं है। अगर उसका नाम उस योजना के अंतर्गत है तो 24 घंटे के भीतर 4 लाख रुपए का चेक उस आदमी को आकस्मिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। और 60 वर्ष की आयु में अगर कोई व्यक्ति हताहत होता है तो निश्चित रूप से 2 लाख तक की मदद उसको भी की जाती है। ये तो एक आकस्मिक मदद का विषय हुआ। दूसरा, पूरी दुनिया में और देश में भ्रूण हत्या की चर्चा होती थी और भ्रूण हत्या की चर्चा लोग बड़ा गंभीरता से करते थे, अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाते थे, पोस्टर पैम्पलेट तक ये चर्चाएं सीमित रहती थी। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मैं भी उस समय मध्य प्रदेश में काम कर रहा था। उस समय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी देश में हैं।
ये लाडली लक्ष्मियां जिस दिन पैदा होती हैं उसी दिन रजिस्टर्ड हो जाती हैं, और ये जब स्कूल में जाती हैं तो निश्चित रूप से इनको पैसे पढ़ाई के खर्चे के लिए मिल जाते हैं। जब हायर एजुकेशन में जाती हैं तो इनको हर माह पैसे मिल जाते हैं, और जब भी ये बेटियां 21 वर्ष की होती हैं तो लगभग 1,18,000 रुपया उस बेटी को मिल जाते हैं। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटी का विवाह भी किया जाता है। तो सामान्य तौर पर बेटी एक तौर से अभिशाप जैसी हो गई थी गरीब परिवार में कि भाई वो पैदा होगी, फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अंततोगत्वा शादी करेंगे तो कैसे शादी होगी, और बाद में तो ये घर से दूसरे घर में ही चली जाएगी। तो इसके कारण भ्रूण हत्या का सिलसिला बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। यद्यपि उसके लिए कानून भी बनाए गए, जागरूकता के अभियान भी चले, लेकिन आज लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसा नवाचार था जिसको पूरे देश की कई सरकारों ने अनुसरण किया, और मैं समझता हूं कि उसका फायदा पूरे देश भर में बेटी बचाओ अभियान को मिला और उसका निश्चित रूप से फायदा हुआ। एक और मैं जिक्र करना चाहता हूं, कुपोषण की भी चर्चा इसी दृष्टि से होती है। तो कुपोषण में शहरिया आदिवासी सबसे मतलब पिछड़ा ट्राइब है, विशेष रूप से शहरिया, बैगा, भारिया ये थोड़े अल्पसंख्या में। गौड़, भील, भिलाला ये इंदौर और जबलपुर संभाग में, गोंडवाना और भीलवाना इलाके में तो इनकी संख्या भी ज़्यादा है और उस एरिया में काम भी काफ़ी हुआ है। लेकिन छोटी जो ट्राइब्स हैं इन पर ध्यान लोगों का नहीं जाता था और इसलिए कुपोषण की स्थिति इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होती थी। तो माँ भी कुपोषित न रहे और बच्चे भी कुपोषित पैदा न हों, इसलिए 1,000 रुपया उनको देने की योजना बनाई, जिससे कि निश्चित रूप से विजयपुर और कराल वाले क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। तो मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह जी के नवाचार तो मैं 2-3 घंटे तक गिना सकता हूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय तक उनका साक्षी रहा हूं। उनके नवाचार तो आप गिना सकते हैं, लेकिन हमें इससे आगे का जानना है। ऐसा नवाचार करने वाले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2018 का चुनाव भाजपा क्यों हार गई, इस पर नरेंद्र सिंह जी से रोशनी चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है, लोकतंत्र में चुनाव के 2 ही पहलू होते हैं, हार या जीत। पिछले बार के चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है 2008 में भी हम जीते, 2013 में भी जीते जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2018 में भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले, लेकिन कुछ सीटों का समीकरण 5-6 सीटें कम हो गई, उसके कारण हम पिछड़ गए। लेकिन स्वाभाविक रूप से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अच्छे काम कर सकती है, इसलिए दोबारा से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया। जनता ने दिया या आपके प्रयासों ने दिया? नहीं, जनता की इच्छा से ही लोकतंत्र में सब कुछ होता है जी। वो लोकतंत्र की इच्छा के तहत आपने जो किया वो आपको खुद को कितना भारी पड़ रहा है? देखिए, जो कुछ हम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की हामी रही है कि दल और दल का विचार ये सर्वस्पर्शी बने और सर्वव्यापी बने। हमेशा से हम लोग ये कहते रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा विरोधी मतदाता है वो कल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी होना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए चराचर में भारतीय जनता पार्टी विद्यमान हो और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विचार से ओतप्रोत हो। ये यात्रा चल रही है 1951 से और मुझे लगता है निरंतर चलती रहेगी जब तक हम मंजिल तक न पहुंच पाए। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये क्या आपका प्रस्ताव है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के लिए? नहीं, मैं अभी कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी पार्टी की जो परंपरा है, हमारी पार्टी का जो चिंतन है, मैंने उसी के अनुसार बात की है। तो उस चिंतन का थोड़ा विस्तार आपसे इसलिए समझना है नरेंद्र सिंह जी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2 दशक ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुखालफत करने में, कांग्रेस की नीतियों को लेकर आलोचना करने में लगाए थे
उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद के नारे में लगा दिया। कितना कष्ट है आपके कार्यकर्ताओं को, और वो कष्ट नरेंद्र सिंह जी के दिल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का ही नारा लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक भी कार्यकर्ता सम्मिलित होता है तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी काफ़ी अहमियत रखने वाले नेता हैं और निश्चित रूप से उनका आना भारतीय जनता पार्टी में यह हम सबके लिए अच्छा है। पर आपसे समझना यह है नरेंद्र जी कि आप ले तो आते हैं पर संभाल नहीं पाते। अब सामने बालेंदु जी हैं, इनको भी आप लेकर आए थे, संभले नहीं। चौधरी राकेश सिंह को भी आप लेके आए थे, संभले नहीं। और अभी तो हर तीसरे चौथे दिन में जो सिंधिया जी के साथ जितने आए थे ना, हर एक की खबर छपती है, ये गए, ये गए, ये भी गए। ये संभलते क्यों नहीं? देखिए, दरअसल आना और जाना यह प्रकृति का एक सिलसिला है और जहां तक बालेंदु भाई साहब की बात है, इनका अपना कारण है। मैं उस पर अधिक प्रकाश डालने में उचित नहीं समझता हूं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये अनवरत यात्रा है जो हमारे साथ जितने दिन रहेगा जी, हमारी कोशिश रहती है कि अब आप जा रहे हो तो जितने दिन रहे उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। जितने दिन रहे उसके लिए धन्यवाद। देखिए, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आते हैं। जिस शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार की आप इतनी सराहना कर रहे हैं, उसको लेकर आज आपके साथ लंबे समय तक संसद में बैठने वाले सम्माननीय कमलनाथ जी ने 225 आरोप के साथ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शिवराज आज के ठग हो गए हैं। देखिए, दल के अन्य होना यह स्वाभाविक हर मुद्दों खलित हो गई है और नेतृत्व करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। ये कृषि मंत्री हैं, आपको इस बात की ग्लानि नहीं है कि जो कुछ आपने मध्य प्रदेश में कर दिया उससे प्रदेश के किसानों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो गई? एक इतना बड़ा कर्ज माफी का कार्यक्रम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा था, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था। आपकी सरकार ने विधानसभा में बताया कि 27 लाख का हो गया था। कमलनाथ जी बड़े दर्द के साथ पूरे प्रदेश में बताते हैं पूरे 55 लाख हो गए होते अगर नरेंद्र सिंह जी ने कमाल ना किया होता। क्या कहते हैं नरेंद्र सिंह जी? देखिए, सामान्य तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि कर्ज माफी किसान की समस्या का समाधान नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है और जब लोगों को सामान्य तौर पर कोई विषय नहीं मिलते हैं तो फिर इस प्रकार के विषय राजनीतिक समय पर लाए जाते हैं। लेकिन कर्ज माफी का कांग्रेस का वायदा था और बेरोजगारी भत्ता देने का भी वायदा था। तो कर्ज माफी भी पूर्ण नहीं हुई, बेरोजगारी का भत्ता शुरू नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जी कि सामान्य तौर पर खेती और किसानी, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो और इसमें निजी निवेश बढ़े और किसान महंगी फसलों की ओर जाएं। इस दिशा में मैं समझता हूं केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में
प्रारंभ हुई हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन अन्य अन्य विभागों में भी मुझे मंत्री रहने का मौका मिला, तो मध्य प्रदेश सारी केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य है। एक समय था जब मध्य प्रदेश में खेती और किसानी की बात चलती थी तो हम सब लोग पंजाब और हरियाणा की बात करते थे। खेती देखना है तो पंजाब की देखो, खेती देखना है तो हरियाणा की देखो। आज पूरा देश इस बात की चर्चा करता है, खेती देखना है तो मध्य प्रदेश की देखो। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र प्रांत है जिसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% है। और फिर जैविक खेती का मामला हो, प्राकृतिक खेती का मामला हो, बागवानी का मामला हो, दुग्ध उत्पादन का मामला हो, गेहूं उत्पादन का मामला हो, सरसों उत्पादन का मामला हो, मिलेट्स उत्पादन का मामला हो, हर मामले में मध्य प्रदेश राज्य निश्चित रूप से अग्रणी है और उसका फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है और देश को भी मिल रहा है। जहां तक जो बात आपने कर्ज माफी वाली पूछी, तो मैंने साफ इसलिए कहा कि कर्ज माफी समस्याओं का समाधान नहीं है। एक बार कोई भी, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय कर्ज माफी एक बार की गई थी, वो कर्ज माफी 70,000 करोड़ की थी और मैं 70,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रति वर्ष किसान के खाते में दे रहा हूं, प्रति वर्ष। और अभी तक 10 करोड़ किसानों को 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनको आर्थिक मदद के रूप में दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसानों का प्रीमियम इन 5-6 वर्षों में 29,000 करोड़ जमा हुआ, लेकिन जहां किसानों का नुकसान हुआ वहां 1,41,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में दिया गया। ऐसे खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अनेक प्रकार के नवाचार हुए हैं जिसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि कर्ज माफी चुनावी विषय हो सकता है, लेकिन वास्तव में किसान को मदद करना है, नई पीढ़ी को खेती की ओर निरंतर आकर्षित करते रहना है और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और आज जो वैश्विक अपेक्षाएं भारत से बढ़ी हैं, एक जमाने में हम खाद्यान्न मांगने वाले देश थे, आज हम आधी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले देश हैं। तो इसको पूरा करना है तो निश्चित रूप से किसान की ताकत अलग प्रकार से बढ़ाना पड़ेगी और उस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर रही हैं। तो देश और प्रदेश को अपन ने काफी बात कर ली, अब ग्वालियर चंबल संभाग पे आखिरी दौर की बातचीत कर लेते हैं। 2018 भाजपा का गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग, याद भी करने का मन नहीं करता भाजपाइयों को। 34 सीटें, उसमें से महज 7 सीटें जीते। क्यों ऐसा हुआ था? वो वोटों के आंकड़े से मध्य प्रदेश में तो आपने बात कह ली, वोट तो हमें ज्यादा मिले थे। ये ग्वालियर चंबल संभाग में भी नरेंद्र सिंह जी ने वोट देखे थे, तो थोड़ा नरेंद्र सिंह जी समझाएं क्या हुआ 2018 में। देखिए, दरअसल मैंने कहा ना कि जब चुनाव होता है तो लोकतंत्र में चुनाव के 2 ही पहलू हैं, हार या जीत। जी, स्वाभाविक रूप से पिछले वर्ष कुछ परिस्थितियां ऐसी प्रतिकूल थी, कारण काफी जगह हमको पराजय का सामना करना पड़ा। उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता मैं इस अवसर पर सार्वजनिक रूप से महसूस नहीं करता हूं। कुल मिला के ग्वालियर डिवीजन हो या हमारा ट्राइबल क्षेत्र हो और भी अन्य स्थान हो, वहाँ निश्चित रूप से जो प्रतिकूलताएं थी, उन प्रतिकूलताओं के कारण हमको पराजय का सामना करना पड़ा। हमने उस पराजय को स्वीकार भी किया, लेकिन उस पराजय से सबक भी लिया है और इस बार पराजय नहीं जय हो, इसके लिए योजना पर काम कर रहे हैं। पराजय की जगह जय हो, पर साल भर पहले तो फिर पराजय हिस्से आई। प्रद्युम्न सिंह जी से हमने पूछना चाहा, उनका एक्सीडेंटल था। और नरेंद्र सिंह जी तो मजे हुए आदमी हैं, ऐसा कह के तो ना हमें बहका देंगे।
कुछ तो रोशनी देंगे। जिस ग्वालियर नगर निगम से आपकी शुरुआत हुई 1983 में, वो नगर निगम में महापौर भाजपा का नहीं रहा नरेंद्र सिंह जी, वो भी आपके होते हुए, महाराज के भी होते हुए। कुछ तो कहिए। तेरे मैंने तो कहा ना, चुनाव में हार या जीत दो ही पहलू होते हैं। स्वाभाविक रूप से कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो पराजय स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। हम तो पराजय स्वीकार करने में एक लंबे कालखंड तक हमारा और हमारे पूर्वज काम करते रहे। आपको ध्यान होगा कि शायद 57 का चुनाव था तो जनसंघ बहुत सारी सीटें लड़ा था, और उत्तर प्रदेश में जब परिणाम आया तो हमारी मतलब ऐसे 100 में से 90 सीटों पर जमानत जब्त हुई होगी। तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से एक पत्रकार ने प्रश्न किया रेलवे स्टेशन पर जी, तो कि पंडित जी, आपकी पार्टी ने जमानत जब्त कराने में तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्या ऐसा समय भी कभी आएगा जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी? तो पंडित जी ने तपाक से उत्तर दिया कि हाँ, वो समय आएगा, लेकिन वो समय तब आएगा जब गाजीपुर जिले में हम एक सीट जीतेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी जानकारी के अनुसार ज्योतिषी तो नहीं थे, लेकिन दूरदृष्टा थे। जब गाजीपुर में हम एक सीट जीते तब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। तो गाजीपुर का बता दिए, ग्वालियर का भी बता दीजिए कि ग्वालियर के संदर्भ में महल को ताकत माना गया, ग्वालियर के तौर पर देखी गई, दोनों मिल गए तो भी जनादेश खिलाफत में आया। क्या नरेंद्र सिंह जी को नहीं लगता कि ये दल परिवर्तन जो हुआ वो जनता के स्तर पर दिल परिवर्तन में मददगार नहीं हुआ? नहीं, मैं समझता हूं, देखिए, किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण तो लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होता है तो कई प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम भी आते हैं, प्रतिकूल परिणाम भी आते हैं। इसको किसी व्यक्ति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो चलो इस बात से देख लेते हैं कि आपके कार्यकर्ता इतने दुखी क्यों रहते हैं। जो ये नई सरकार बनी उसके चलते आपके तमाम बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, और अगर आपके शब्दों में कहें तो वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत दुखी रहे, परेशान रहे। आप तक तो उनकी आवाज पहुंच जाती है, उसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। नहीं, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता दुखी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बड़ी श्रृंखला है जी, और ये कार्यकर्ता व्यक्ति के पीछे नहीं है, ये कार्यकर्ता विचार के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी विचार प्रधान पार्टी है जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब विचार के प्रति समर्पित है तो कार्यकर्ता स्वाभिमानी भी है जी। तो स्वाभाविक रूप से जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई चीज उसे पसंद ना आए तो उस पर वो रिएक्ट भी करता है, लेकिन रिएक्ट को नाराजगी नहीं मानना चाहिए। जितनी ताकत से वो रिएक्ट करता है उससे ज्यादा ताकत से जब चुनाव आता है तो कमल पर टप्पा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करता है। तो रिएक्शन को लेकर आप चिंतित नहीं है। अब आखिरी सवाल पर आता हूं, ये ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में भाजपा इतना प्रयोग क्यों करती है? किसी भी नेता पे भरोसा क्यों नहीं करते? जब से इस क्षेत्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुनना शुरू किया, प्रत्याशी बदलने की इतनी होड़ क्यों रहती है? एक बार फिर प्रत्याशी बदलने को लेकर चर्चाएं सरगर्म है। थोड़ा नरेंद्र सिंह जी बताएं ना, ये ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में नेताओं को बदलने के संदर्भ में इतना आतुर क्यों रहती है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं वह पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, किसी व्यक्ति के आदेश और निर्देश पर नहीं चलती है। पार्टी में विचारवान कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व का समूह है, प्रत्याशी के चयन पर विचार करने के लिए राज्य की चुनाव समिति है, निर्णय करने के लिए केंद्र की चुनाव समिति है, कार्यकर्ताओं का मत भी लिया जाता है और उसके बाद जो निर्णय होता है उस निर्णय पर हम सब लोग अमल करते हैं। अब नरेंद्र सिंह जी, आप क्या है ना, महज केंद्र में मंत्री नहीं है, आप प्रदेश में मंत्री रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे प्रदेश के,
देश में राष्ट्रीय महामंत्री रहे, इतना अनुभव रखते हैं। आपकी पार्टी एक सीट पर 7-7 बार 8-8 बार सांसद बनाए रखती है। ये ग्वालियर के संदर्भ में परेशानी क्या है? इसके संदर्भ में ग्वालियर में बैठे हैं और आप इस पर रोशनी ना दें, थोड़ा ग्वालियर वासियों के साथ जाती हो जाएगी। कुछ तो रोशनी दीजिए। देखिए, आप स्वयं ग्वालियर से सांसद रहे, तो इसके बाद भी आप ये ना बताएं। मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी काम करने की पद्धति है, उसकी अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं से वो दल कार्यकर्ताओं के समूह के अनुसार चलता है और उसी के अनुसार निर्णय होता है। जो प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो सपा जैसी पार्टियों के नेताओं से पूछेंगे तो वो सीधा आपको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और विधान से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं वही उत्तर दूंगा जिसका इजाजत मेरी पार्टी देती है। तो अब आखिरी बात आप इस मंच से कहें, चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख के तौर पर आपके पास दायित्व है। किस उम्मीद के साथ विधानसभा 2023 को नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे हैं? 2023 नवंबर में विधानसभा का चुनाव अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह निर्वाचन के लिए तैयार है। हम सब लोगों ने आंतरिक विचार विमर्श भी किया है, रणनीति भी बनाई है। प्रचार की दृष्टि से भी उसके जितने आयाम हो सकते हैं उन पर भी समूह काम कर रहे हैं और फील्ड में भी विधानसभा के सम्मेलनों की श्रृंखला चल रही है। मैं भी अभी भिंड से आ रहा हूं और परसों यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी है। ये बहर प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने जा रही है और मैं समझता हूं कि जो पार्टी की आंतरिक रचना बनी है उस आंतरिक रचना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व से लेकर मतदान केंद्र तक का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह एक्टिवेट है और हमारी जो कोशिश है और हमारी जो जिम्मेवारी है वो यही है कि हमारा कार्यकर्ता उसके पास जो काम है वो काम ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो जाए और वो क्रियान्वयन होगा वही विजयश्री को सुनिश्चित करेगा। एक बात बताइए नरेंद्र सिंह जी, कब तक आप शामियाना लगवाओगे, बंधनवार बंधवाओगे, घोड़ी मंगवाओगे? कब से इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह जी भी कभी घोड़ी चढ़ेंगे? 2023 में कोई उम्मीद करें कि ना करें? हमने 2023 को लेकर आपसे सवाल इसलिए किया था, आपने फिर हमें दाएं बाएं से घुमा दिया। देखिए, आप बहुत अच्छे से समझते हैं घोड़ी की अपनी अपनी परिभाषा है। आप किस घोड़ी को घोड़ी समझते हैं वो आपकी परिभाषा है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जितना अवसर भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का विभिन्न आयामों में मुझे दिया, ऐसा ज्यादा लोगों को नहीं मिलता और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज मैं केंद्र सरकार मंत्री हूँ, 10 साल में लगभग 10-11 विभागों का काम कर चुका हूँ। ये सौभाग्य भी लोगों को कम मिलता है कि इतने विभाग का 2 कार्यकाल में काम कर पाए और सफलतापूर्वक कर पाए, अपने दायित्व का निर्वहन कर पाए। तो निश्चित रूप से मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ, मुझे किसी भी घोड़ी की तलाश नहीं है। तो नरेंद्र सिंह जी को किसी घोड़ी की तलाश नहीं है, पर नरेंद्र सिंह जी ने बता दिया भाई केंद्र में 10-10 विभाग सफलतापूर्वक देख चुका हूं। अभी लोग विचार नहीं कर रहे, क्या इस बार विचार करेंगे? ग्वालियर का ये सवाल है, उत्तर 2023 के बाद में मिलेगा, हमें उस उत्तर का इंतजार रहेगा। देखिए, हाल फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र सिंह जी के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित किया और हम सब लोगों को आमंत्रित किया और आपके इस कारण से बालवंती भाई साहब से भी मेरी मुलाकात आज हो गई, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मंत्री जी कि आपने हमारा आग्रह, हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको माना आप आए। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम न सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बात यहाँ पर करते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के जरिए ग्वालियर के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं अब इसी कड़ी में आगे बुलाना जिनको हम सम्मानित करेंगे और उसके बाद संवाद का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जिसमें हमारे अतिथिगण मौजूद हैं और भी कई माननीय हैं जिनको हिस्सा लेना है। बिना किसी देरी के मैं माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे बीच मौजूद हैं जो कि मंच पर आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव जी से जो कि ग्वालियर के चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित राष्ट्रव्यापी ख्याति प्राप्त जाने माने कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान ग्वालियर के डायरेक्टर हैं, जाने माने कैंसर सर्जन हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कि सेवा लगातार ग्वालियर की जनता की कर रहे हैं और आईएनएच और हरिभूमि परिवार उन्हें सम्मानित कर रहा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा उनको ये सम्मान दिया जा रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में वो सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी को कि डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी भी मंच पर आ जाएं। बेहद खास चीज के चिकित्सक हैं, हृदय रोग, दिल के डॉक्टर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी हमारे बीच हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, GR मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ ग्वालियर के सरकारी जय आरोग्य अस्पताल समूह में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करके हजारों लोगों की जान बचाने का काम इन्होंने किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने सारे ग्वालियर वासी हमारे बीच मौजूद हैं लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट उस हिसाब से नहीं। तो ग्वालियर संवाद 2023 संस्करण चल रहा है और इसी बीच अब बारी है जनप्रतिनिधियों की भी और खास तौर पर मैं बुलाना चाहूंगी कि हमारे साथ डॉक्टर अशोक मिश्रा जी भी हैं, पूर्व अधीक्षक हैं जय आरोग्य अस्पताल समूह के। उनका सम्मान यहां पर हम करवाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से भी कि डॉक्टर अशोक मिश्रा जी को श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें, उनका अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। इसी क्रम में हमारे बीच में जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय चांडक जी भी हैं जिन्होंने ग्वालियर में एलिजा रोग की तकनीक के माध्यम से सबसे पहले उपचार शुरू किया। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर अभय चांडक जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्वालियर चंबल ब्यूरो चीफ जावेद खान जी को कि हमारे बीच जो माननीय मंत्रीगण हैं उनको भी, चूंकि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया है, साझा किया है अपना कीमती समय इस चुनावी बेला पर, तो उन्हें भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी शॉल के साथ केंद्रीय मंत्री माननीय श्री तोमर जी का अभिनंदन करते हुए, इसी तरह प्रद्युम्न सिंह जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, आभार के लिए ये आईएनएच 24/7 और हरिभूमि परिवार तहे दिल से उनका आभारी रहेगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और नए नए अवतारों के लिए ऊर्जा मंत्री जाने जाते हैं, समय समय पर मीडिया की सुर्खियां बने रहे अंदाज में उन्होंने अपने जवाब भी दिए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और अब सेशन की अगली कड़ी का वक्त है और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम में